बच्चों, कैसे हो? आज हम कक्षा 9वीं 1.3 प्रश्नावली के सवाल हल करेंगे। पहला सवाल है आपका, इसमें प्रश्न में लिखा है कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। ठीक है, पहला सवाल यदि हम हल करते हैं 36/100, 36 में 100 का भाग लगाएंगे तो आंसर आएगा 0.36। भाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, 2 जीरो का एचटी छोड़ दीजिए, एक का भाग लगाएंगे 36 का 36, 2 जीरो के बदले में 2 अंक दशमलव के पीछे गए आपके, ये हो गया। अगर आप भाग लगा के भी करोगे तो भी वही होगा। 36 में आप 100 का भाग लगाएंगे, 100 के पहाड़े में 36 नहीं आते क्योंकि 36 100 से छोटी संख्या है, इसलिए हम यहाँ दशमलव लगाते हैं और एक जीरो लगाते हैं। 100 का पहाड़ा 3 बार बोला तो ये हो गया 300, घटाने के बाद बचा 60, एक जीरो लगेगा, फिर 6 बार पहाड़ा बोलेंगे, ये हो जाएगा 600, माइनस करेंगे और ये हो गया। ये आपका आंसर प्राप्त हुआ है और ये आंसर यहाँ पूर्ण हो गया है। यहाँ रिमाइंडर में शेष में कुछ बचा नहीं है आपका और यहाँ पे जो है कंप्लीट हो गया है। इसको हम कहेंगे शांत दशमलव। क्या कहेंगे? शांत दशमलव। भाग पूरा हो गया है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, दूसरा सेकंड वाला जो आपका है 1/11। एक में यदि आप 11 का भाग लगाते हैं तो एक जो है 11 से छोटी संख्या है, 11 के पहाड़े में आती नहीं है, तो हम क्या करेंगे? दशमलव लगाएंगे और ये 0। उसके बाद भी 10 जो है 11 के पहाड़े में फिर भी नहीं आ रहा है, फिर एक बार और जीरो लगाने के लिए हम भाग नहीं लग रहा है उसकी जीरो लगाएंगे। या इसको यूं भी समझ सकते हैं कि पहाड़ा 0 बार बोला, 0 बार बोला तो 0 आया और हमने घटाया तो 10 बच गया, अब फिर 0 लगा दो, ये भी समझ सकते हो आप। ठीक है, उसके बाद 11 का पहाड़ा 9 बार बोलेंगे तो 99, घटाने पर 1 बचेगा, एक जीरो तो स्वतः, फिर भी नहीं लगेगा भाग इसकी 0, फिर एक जीरो, 99। अब अपने को समझ में आ रहा है कि बार बार यही रिपीट होने वाला है। इसका आशय यह हुआ कि 1/11 की वैल्यू हो जाएगी 0.09 के ऊपर बार का निशान। बार का निशान लग रहा है मतलब बार बार यही संख्या रिपीट होगी, 090909 आता ही रहेगा। और इस प्रकार जब बार बार पुनरावृत्ति होती है तो हम लिखेंगे यहाँ पर अनवसानी पुनरावृत्ति। ठीक है, अनावसानी पुनरावृत्ति। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल आपका तीसरा सवाल है 4 सही 1/8। ये आपकी मिश्र भिन्न है। मिश्र भिन्न को हम पहले बदल लेते हैं विषम भिन्न में। विषम भिन्न में बदलेंगे तो 8 का पहाड़ा 4 बार बोलेंगे, 8 चौक 32, फिर एक जोड़ेंगे 33, 33/8 अर्थात 33 में आपको 8 का भाग लगाना है। 33 में 8 का भाग करना है, 8 का पहाड़ा बोलेंगे, 8 चौक 32, एक बच गया, दशमलव 0, 8 एकम 8, 2 बचे, फिर 0, 8 दूनी 16, 4 बचा, फिर 0, 8 पंजो 40। ये हो गया आपका भाग पूरा खत्म। तो यहाँ पे पूर्ण हो गया है। तो इसका जो आंसर प्राप्त हुआ 4.125 और ये दशमलव का प्रसार किस प्रकार का है? शांत दशमलव। शांत दशमलव। ठीक है, अगला देखिए 3/13। 3/13 को करना है 3/13। 3/13 में 3 में 13 का भाग लगाना है, 3 में 13 से भाग करना है। तो 3 13 से छोटी संख्या है इसलिए यहाँ पर हम दशमलव लगा देते हैं और यहाँ आ जाएगा 0। 13 का पहाड़ा 30 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए तो 2 बार बोलेंगे, 13 दूना 26, कितना बचा
4 बचा। ठीक, उसके बाद फिर 0, 13 का पहाड़ा 3 बार बोलेंगे, फिर दिया 39, कितना बचा, 1 बचा। फिर 0, अब 13 के पहाड़े में 10 नहीं आता है, ठीक है ना, 10 13 के पहाड़े में नहीं आता है, तो हम क्या करेंगे, भाग नहीं लग रहा है उसकी 0 लगा दो और इसको 100 बना दो। अब 13 का पहाड़ा बोलो, अब कितना बचा, 13 का पहाड़ा 7 बार बोला, 91 आ गए, 9 बचे। अब फिर 0, अब 13 का पहाड़ा कितने बार बोलेंगे, 6 बार ही बोलेंगे, 7 बार बोलेंगे तो 91 ज़्यादा हो जाएंगे, 6 बार बोलेंगे तो 78, माइनस करेंगे कितना बचेगा, 12। फिर 0, अब 13 का पहाड़ा कितनी बार बोलेंगे, 9 बार बोलेंगे, ठीक है, 3 बचेंगे। अब देखो 3 आ गए वापस, 3 आ गए तो फिर से शुरू हो जाएगा यही तरफ, मतलब यही रिपीट होते रहेंगे। इससे स्पष्ट होता है कि 3/13 का मान 0.230769 बार बार रिपीट होगा, अतः ये क्या है, अनवसानी पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति, ठीक है, समझ में आया। अभी एक सवाल और बच रहा है अपना लास्ट, 329/400, तो 329/400 आखिरी सवाल है आपका, 329/400, इसमें हम करते हैं हल, तो इसको इजी करने के लिए थोड़ा सा हम ऐसा करते हैं, 329/4 इंटू 100 कर देते हैं, 400 का भाग नहीं लगाना पड़ेगा, सिर्फ 4 का भाग लगा करके हम इसको हल कर लेंगे। देखिए 329 में हम 4 का भाग लगा देते हैं, 4 8 32, 0 0, 9 बचे, 4 का पहाड़ा 2 बार बोलेंगे, 4 दूनी 8, 1 बचा। फिर यहाँ दशमलव लगना चाहिए, 0, 4 दूनी 8, 2 बचे, फिर 0, 4 पंजो 20, हो गया खत्म। तो क्या प्राप्त हुआ भैया, 82.25। 4 से तो हमने भाग कर दिया, पर ये 100 तो बच रहा है ना नीचे, तो 100 अगर 100 से भाग करेंगे तो 0.2 अंक इधर खिसक जाएगा, इससे आशय हुआ कि आंसर आएगा 8225, और ये शांत दशमलव है। इस प्रकार का दशमलव है शांत दशमलव, समझ में आया। अगर आप सीधे ही 400 से भाग करेंगे तो भी आंसर यही आएगा, क्लियर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अच्छा ये 5वां नहीं था, ये छठा था, है ना, ये छठा था, सॉरी, ये आपका छठा था, 5वां रह गया है। 5वां कौन सा था, 2/11, चलो 5वां भी कर लेते हैं, 2/11, 2/11 में 2 में आपको 11 से भाग लगाना है। अब 2 तो बहुत छोटा है 11 से, 11 के पहाड़े में आ नहीं सकता है, तो हम यहाँ पे दशमलव लगा देते हैं, 0, 11 एकम 11, 9 बचेंगे। फिर क्या करेंगे, फिर एक 0 लगेगी, 11 8 88, फिर 2 बचेंगे। अब ये सिलसिला चलता रहेगा, फिर 11 एकम 11, 11 8 88, इसका मतलब ये, इसका आंसर आएगा 0.1818, रिपीट होता रहेगा, तो ये है अनवसानी पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति, समझ में आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगला सवाल है, अगला प्रश्न है, आप जानते हैं कि 1/7
7 बराबर 0.14285 के ऊपर बार का निशान लगा हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है आपका। प्रश्न क्रमांक 2, उसमें लिखा है 1/7 बराबर प्रश्न क्रमांक 2 प्रश्नावली 1.3 0.142857 0.2857 ये बार का निशान लगा हुआ है, मतलब बार बार ये रिपीट हो रहे हैं। आगे लिखा है कि वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप ये बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है? यदि हाँ तो कैसे? हमें बताना है 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 के दशमलव प्रसार बताने हैं बिना लंबा भाग दिए। लंबा भाग नहीं देना है, भाग दे सकते हैं लेकिन लंबा नहीं, बिना लंबा भाग दिए बताना है। तो पहले हम क्या करेंगे, 2/7 को देखते हैं। 2/7 को देखते हैं तो 7 से भाग करते हैं, 7 दूनी 14, 6 बचे, ठीक है 6 बचते हैं, फिर एक 0, 7 8 56, कितना बचा 4 बचा, फिर 0, 7 5 35, 5 बचा, 7 7 49, 1 बचा, 7 एकम 7, 3 बचा, फिर 0 होगा, 7 चौक 28, 2 बचा, जहाँ से चले थे वहीं शुरू हो गए, मतलब ये ही रिपीट होगा। अब सवाल नंबर 1 में देखिए 1/7, 1/7 में यदि हम भाग करेंगे तो यहाँ पे 1 है, 0 से 10 हो जाएगा और 7 एकम 7, 1 से ये भागफल शुरू होगा, 1 से भागफल शुरू हो रहा है, 1 के बाद 4 आया, फिर 2 आया, फिर 8 आया, फिर 5 आया, फिर 7 आया, फिर वापस 1 आ जाएगा। अगर यहाँ 2 होगा तो 2 से शुरू हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ 3 होगा, 2 होगा तो 20 रहेंगे और 7 दूनी 14, 2 से शुरू हो जाएगा। अगर यहाँ 3 होगा तो 7 चौक 28, 4 से शुरू होगा। अगर यहाँ 4 होगा तो 7 5 35, 5 से शुरू होगा। और अगर यहाँ 6 होगा तो 7 8 56 के 8 से शुरू होगा, ठीक है। तो ये हम कह सकते हैं कि यदि 2 होगा तो 2 से शुरू होगा, मतलब 2 से शुरू होगा तो 0.2857 फिर 1 आके 4 आ जाएगा, ये अपने किया है, ठीक। 3 होगा तो 0.4 से शुरू होगा, 4 के बाद में 2, 8, 5, 7 और लास्ट में 1 आ जाएगा। समझ में आया? ठीक है। आगे देखिए, अगर यहाँ 4 से शुरू होगा, 4 से शुरू होगा तो 4 में भाग लगेगा तो 5 से शुरू होगा, 5 के बाद में 7, 1, 4 2 8, क्योंकि अंक तो वही रिपीट होने हैं, तय है, चेंज कुछ नहीं होगा। अगर 5 में भाग करेंगे, 5 का लिखा नहीं अपनों ने, 5 होगा तो 50 हो जाएगा और भाग करेंगे तो 7 7 7 से शुरू होगा, 7 से शुरू होगा तो 0.7 1 4 2 8 और फिर 5 आ जाएगा। और अगर 6 से शुरू होगा तो 6 से भाग करेंगे 6 में तो ये आ जाएगा आपका 0.8 से शुरू हो जाएगा, 8 5 फिर 7 1 4 2, 7 1 4 2। समझ में आ गया? क्लियर है? कोई दिक्कत? बिना भाग किए बताना है। ये एक करके इसलिए बताया आप लोगों को ताकि इनका जो क्रम है, भागफल में आने वाले अंकों का जो क्रम है वो सेम रहेगा सभी में। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 3 देखिए,
निम्नलिखित को P बटे Q के रूप में, हाँ ये मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल भी है और इसको ध्यान से समझिएगा। 1.3 प्रश्नावली का सवाल नंबर 3 का फर्स्ट हम करने जा रहे हैं। निम्नलिखित को P बटे Q के रूप में व्यक्त करना है, जहां पर P और Q पूर्णांक है और Q बराबर नहीं है 0 के। यहाँ हमें P बटे Q के रूप में व्यक्त करना है। पहला सवाल है आपका 0.6 के ऊपर बार का निशान दिख रहा है, 0.6 के ऊपर बार का निशान है और इसको P बटे Q के रूप में व्यक्त करना है जहां Q बराबर ना हो 0 के। ठीक है, तो हम इसको लिख देते हैं 0.6 के ऊपर बार का निशान है और इसे हमें रिप्रेजेंट करना है P बटे Q के रूप में। हम यहाँ लिख देते हैं P बटे Q बराबर 0.6। ठीक है, इसके ऊपर है बार का निशान। इसका मतलब ये हुआ कि P बटे Q बराबर 0.66666 डॉट 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 इनफाइनाइटली ये चला जा रहा है, कोई इश्यू नहीं है क्योंकि एक ही अंक है। ठीक है ना, एक ही अंक है तो हम इसके दोनों पक्षों, ये आप संबंध बना देते हैं एक ही अंक है तो हम दोनों पक्षों में इसके 10 से गुणा कर देते हैं। दोनों पक्षों में क्या करना है अपने को, दोनों पक्षों में 10 से क्या कर देंगे, गुणा करने पर। यदि हम दोनों पक्षों में 10 से गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 10 P बटे Q बराबर 10 का गुणा यहाँ करेंगे तो 10 गुणा 0.66666। अब 10 का गुणा करने पर क्या हो जाएगा, ये तो रहेगा 10 P बटे Q बराबर ये हो जाएगा 6.6666 पीछे से चला जा रहा है। ये हो गया आपका संबंध 2। ठीक, एक ही अंक था तो एक 0 यानी कि 10 से कर दिया। अब संबंध 2 में से संबंध 1 को घटाने पर क्या किया हमने, संबंध 2 में से संबंध 1 को क्या करना है, घटाना है। घटाने पर देखिए संबंध 2 है आपका 10 P बटे Q बराबर 6.6666 और संबंध 1 है आपका P बटे Q बराबर 0.66666। घटाते हैं तो ध्यान से देखिए कि 10 P बटे Q में से 1 P बटे Q, ये एक ही है, घटेगा तो बचेगा कितना, 9 P बटे Q बचेगा। ठीक, और यहाँ देखेंगे तो दशमलव के बाद जितने 6 इसमें है उतने इसमें है, कोई दिक्कत नहीं, तो ये पूरे से पूरे खत्म हो जाएंगे। 6 में से 0 घटेगा तो यहाँ बचेगा आपके पास 6, दशमलव खत्म हो गया। तो P बटे Q बराबर ये 9 का उधर भाग लगा देंगे, चूंकि यहाँ गुणा हो रहा है तो वहां जाके भाग लगेगा 6 बटे 9 और भाग लगाने से क्या हुआ, कट रहा है ये 3 के पारे से, 3 दूना 6 3 3 2 बटे 3 P बटे Q के रूप में रिप्रेजेंट करना था, ये हमने P बटे Q के रूप में प्रदर्शित कर दिया है। क्लियर, चलिए इसको थोड़ा सा और समझने के लिए अगला सवाल करते हैं। अगले सवाल में है 0.47 के ऊपर बात करना, 1.3 के तीसरे का दूसरा सवाल 0.4 अब यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है, दोनों अंकों पर नहीं है बार का निशान, बार का निशान केवल 7 के ऊपर है। ठीक है, तो इसको यदि हम लिखेंगे P बटे Q बराबर 0.477777, यही अंक रिपीट हो गया। ठीक, ये आपका, अभी हमें इसको संबंध 1 बनाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये काम नहीं आएगा। अब हम क्या करेंगे, इस 4 को दशमलव से बाहर निकालने के लिए 10 का गुणा करेंगे, फिर उस 7 को बाहर निकालने के लिए
फिर से 10 का गुणा करेंगे तो एक पहली बार में ये आएगा, दूसरी बार में वो आएगा, और फिर जो संबंध बनेंगे उनको घटाने से हमें आंसर प्राप्त होगा। दोनों पक्षों में क्या करेंगे, 10 का गुणा करते हैं। 10 का गुणा इधर कर देंगे तो 10 p/q बराबर 10 का गुणा इधर करेंगे, डायरेक्ट गुणा करके लिख देता हूँ, 4.7777, ये बन गया आपका संबंध 1। ये अपने काम का है। फिर पुनः दोनों पक्षों में फिर 10 का गुणा करते हैं। कहाँ करेंगे, इसमें संबंध 1। तो यहां 10 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 100 p/q बराबर, यहां 10 का गुणा करेंगे तो एक अंक वो दशमलव से बाहर आ जाएगा, 47। ये आपका संबंध 2 बन गया। संबंध 2 और 1 से संबंध 1 व 2 से 2 आपका है 100 p/q इज इक्वल्स टू 47.7777 और पहला जो आपका है वो है 10 p/q बराबर 4.7777। क्या लिख देना, घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर, घटा देते हैं, माइनस माइनस 100 में से 10 गया तो 90 p/q बचेगा बराबर, ये तो पीछे पॉइंट के बाद जितने इसमें है उतने इसमें है, तो पॉइंट के बाद का तो खत्म हो गया। 47 में से 4 माइनस करेंगे तो 43 आपके पास बचेगा रिमाइंडर। p/q बराबर हो गया आपका 43/90। p/q बराबर हो गया आपका 43/90। ये आपका p/q के रूप में हमने रिप्रेजेंट कर दिया है। किसको कर दिया है, 0.47 पर पार। ये आपका सवाल कंप्लीट हुआ। ठीक, चलिए अगला देखिए। अगला जो सवाल है आपका, हाँ थोड़ा सा इसको मैं ऐसे समझा देता हूं। अगर ये 47 पूरे पे बार का निशान होता, अगर 47 पे पूरे पे बार का निशान होता ऐसा, तो कैसे करते हैं, तो क्या करते हैं, तो क्या करना था अपने को कि इसको लिखना था जैसे कि p/q बराबर ये मान लेते, फिर इसका मतलब ये हो जाता कि ये बार का निशान है, इसका मतलब ये है फोर्टी सेवन रिपीट होता रहेगा, यही मतलब होता है इसका। तो हम इसको डायरेक्ट 100 से गुणा कर देते, डायरेक्ट 100 से गुणा कर देते। चलो यहीं लिख देता हूँ मैं, मान लो 100 से गुणा करते तो ये संबंध दो आपका 100/p/q बराबर हो जाता, ये 47 100 से गुणा करने पर बाहर आ जाता अंडर पॉइंट से, और उसके बाद 47 चला जाता। ठीक है, और माइनस करते तो ये हो जाता 99 p/q, और यहाँ आ जाएगा आपका 47, माइनस हो गया वो पीछे, तो ये आ जाता आपका p/q बराबर 47/99। ये आपका बहुत इजी वे में हो जाता अगर दोनों अंकों पे बार का निशान होता तो। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल की। अगला जो सवाल है आपका इसी का तीसरा है।
0.001। 1.3 प्रश्नावली के तीसरे का सवाल नंबर तीसरा। सवाल में लिखा है P बटे Q के रूप में व्यक्त करना है 0.001 के ऊपर बार का निशान, मतलब तीनों अंकों के ऊपर बार का निशान एक साथ है। तो हम इसको यूँ लिखेंगे P बटे Q बराबर 0.001 001 001 ये चलता रहेगा। ठीक है, क्योंकि तीनों ही अंक रिपीट हो रहे हैं तो हमें ज़्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ईजी वे में हो जाएगा। ठीक है, कैसे हो जाएगा कि इसमें 3 अंक है तो 1000 से गुणा करते सीधे। यदि हम 1000 से इसमें गुणा करते हैं, ये संबंध एक हो गया आपका, और 1000 से गुणा करते हैं तो 1000 P बटे Q बराबर हो जाएगा आपका 1000 से गुणा करने पर 3 अंक दशमलव के बाहर निकल जाएंगे 001, तो 1 की वैल्यू रहेगी, 00 तो आगे कोई मतलब नहीं है। और फिर बचेगा आपका ये जो 001 001 001 ये चलता है। ठीक है, अब ये संबंध 1 और 2 बन गए। संबंध 2 में से संबंध 1 को आप घटा दीजिए। संबंध 2 व 1 से या 1 व 2 से संबंध 2 है आपका ये, ठीक, और संबंध 1 है आपका घटाने पर, घटा देते हैं, घटाएंगे तो 1000 P बटे Q में से 1 P बटे Q घटेगा तो 999 P बटे Q बराबर 1 बचेगा। तो 999 का इधर भाग लगेगा और P बटे Q का मान प्राप्त हो जाएगा आपको P बटे Q बराबर प्राप्त हो जाएगा आपको 1 बटे 999। क्या आपका आंसर है? ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, सेम टू सेम है। प्रश्न क्रमांक 4, उसमें लिखा है 0.9999 अर्थात 0.9 के ऊपर बार का निशान समझ लो। 1.3 सवाल नंबर 4 लिखा है 0.9999। इसको जो है P बटे Q के रूप में व्यक्त करना है। चलो, और इसमें एक चीज और भी लिखी है, क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? तो देखो हल करते हैं, उत्तर क्या आता है इसके बाद। P बटे Q बराबर 0.9999। अब यहाँ पे एक ही अंक रिपीट हो रहा है तो हम 10 से गुणा कर लेते हैं। 10 से दोनों पक्षों में गुणा, दोनों पक्षों में क्या करने पर गुणा करने पर 10 का गुणा इधर करेंगे तो 10 P बटे Q बराबर 10 का गुणा यहाँ करेंगे तो एक अंक दशमलव से बाहर आ जाएगा और बाकी सेम। ये आपका संबंध 1 था, ये 2 हो गया। संबंध 1 और 2 को वही प्रक्रिया वापस। दो में से एक को घटाएंगे, घटा देते हैं। 10 P में से P बटे Q में से 1 P बटे Q घटेगा, 9 P बटे Q आ गया बराबर यहाँ 9 में से 0, ये तो दशमलव के बाद जितने इसमें हैं उतने इसमें हैं, खत्म। 9 में से 0 गया तो 9 का 9। यदि हम इसको यूं हल करते हैं तो ध्यान से देखो, P बटे Q बराबर ये 9 का इधर भाग लगाएंगे 9 बटे 9 तो आंसर आएगा 1। देखो पूर्णांक प्राप्त हो गया।
आश्चर्यचकित हैं? यस सर। बिल्कुल, आप भी आश्चर्यचकित हैं और होना भी चाहिए, क्योंकि 0.9999 अनंत तक चले जाएंगे तो उसके बाद जो एक में थोड़ा सा कम है उसकी कोई नगण्य के बराबर होगा वो, अर्थात इसकी वैल्यू जो है एक ही हो जाएगी। प्रश्न है अपना 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। प्रश्न के अनुसार हमें यहाँ विभाजन क्रिया करके ये बताना है कि विभाजन के बाद अंकों की संख्या कितनी होगी, जो भागफल आएगा उसमें अंकों की संख्या कितनी होगी। तो अंकों की संख्या जानने के लिए हमें इसमें विभाजन प्रक्रिया करनी पड़ेगी, भाग लगाना पड़ेगा 17 से 1 में, दशमलव लगा के एक 0 लिया। अब 17 के पहाड़े में फिर भी 10 नहीं आता है तो हम यहाँ पे फिर 0 लेंगे। ठीक है, देखो एक बात है, जरूरी नहीं है कि सभी आपको सबको 17 का पहाड़ा याद, और जरूरी भी नहीं है कि याद रखना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो चीज़ हम बनाना जानते हैं, आप लोग 17 का पहाड़ा नहीं जानते हैं, मान लो जरूरत नहीं है, किसी सवाल में आ गया कि आप जो है 57 से किसी को डिवाइड कीजिए, तो क्या 57 का कोई पहाड़ा याद करता है? नहीं कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, आप पहाड़ा बना लीजिए। यहाँ 17 का जरूरत है, थोड़ा सा काम आसान हो जाएगा, इस प्रकार से बना लेना, ये आप लोगों की सुविधा के लिए। याद नहीं है कोई टेंशन नहीं है। अगर आपको 1 से 9 तक के पहाड़े भी याद हैं तो आप कोई सा भी पहाड़ा आराम से बना सकते हैं। इसको पहले लिख लीजिएगा ताकि आपकी गलती होने की संभावना भी जो है बिल्कुल कम हो जाएगी, क्योंकि पहाड़ा बोल करके लिखने में कहीं ना कहीं याद नहीं होता है या कम याद होता है तो आप लोग चुप कर सकते हैं। 17 एकम 17, 17 दूना 34 नहीं आता है तो 2 के पहाड़े से बोल के कर लेना। ये हो गया आपका 17 का पहाड़ा। ठीक है, अभी हम बात करना शुरू करते हैं। थोड़ा सा लंबा होगा, इसको हम ऐसा कर लेते हैं। ठीक है, दशमलव के बदले 1 0 हो गया, 1 0 भागने लगा उसको लगा दिया। अब हम 100 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए, देखिए 100 से ज़्यादा यहाँ हो रहा है तो हम 5 बार 17 पंजे 85, थोड़ा आसान हो जाएगा ऐसे लिखने से। 17 पंजे 85 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 15 बचेगा, है ना। 15 बचा, फिर हमने एक अंक चूंकि यहाँ बढ़ेगा दशमलव के बाद तो 1 0 यहाँ। 17 का पहाड़ा 150 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, देखिए 150 से ज़्यादा यहाँ हो रहा है तो 136, 8 बार पहाड़ा बोलेंगे। 136 घटा देते हैं, 150 में से 136 को यदि हम घटाते हैं तो आपके पास 14 बचते हैं, फिर 0, फिर 140 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 136, फिर 8 बार बोलेंगे पहाड़ा। 136 घटाएंगे, यहाँ बचेगा आपके पास 4, फिर 0। 17 का पहाड़ा 40 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 3 बार बोलेंगे ज़्यादा हो जाएगा, 2 बार बोलेंगे, 6 बचेगा। अभी क्या करेंगे? फिर 0। अब 17 का पहाड़ा कितनी बार बोलेंगे? 4 बार बोलने पर ज़्यादा हो रहा है तो हम क्या करेंगे? 3 बार ही बोलेंगे। घटाने पर कितना बचा? 9 बचा। अब 17 का पहाड़े में 90 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए तो 5 बार बोलेंगे। 17 का पहाड़ा 5 बार बोलेंगे, 5 बार घटाने बोलकर 85 आएंगे, घटाने पर
5 शेष बचता है। इस 5 को हम यहाँ नहीं लिखते हैं, यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। फिर 0 हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अब 50 तो 17 का पारा फिर बोलेंगे 3 बार में ज़्यादा हो जाता है, 2 ही बार बोलेंगे। 17 दूना 34, घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 16। घटाना तो आता है ना सबको। चलिए, उसके बाद फिर 0। अभी 160 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, देखिए 170 ज़्यादा हो रहा था, 160 9 बार बोले, ठीक है। देखो पहाड़ा लिखने से आसान हो गया, बार बार बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। कोई भी बड़ी संख्या से भाग लगाना हो तो इस प्रकार से लिख लेना, थोड़ा इजी हो जाएगा, ठीक है। 9 बार बोलने पर कितना आएगा? 17 नमक 153, ठीक है। यहाँ कितना बचेगा? 7 बच जाएगा, ठीक है। चलिए फिर 0। अब की बार 70 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। अब जब तक ये रिपीट होना स्टार्ट नहीं हो जाएगा तब तक ये चलता रहेगा। तो अभी एक भी जो है वो यहाँ अपना रिपीट नहीं हुआ है, ठीक है। 70 से कम वाला चाहिए तो 4 बार पहाड़ा बोलेंगे, 4 बार बोलेंगे। 17 चौक 68, घटाया तो कितना बचा? 2। फिर 0, 17 एकम 17, घटाया तो कितना बचा? 3। फिर 0, 17 दूना 34 ज़्यादा हो जाता है, 17 एकम 17, घटाया तो कितना बचेगा? कितना बचेगा बोलो? 13। चलो यहाँ नीचे जगह नहीं है, ऊपर लिख देते हैं, 13 बचेगा। फिर 0। अब 17 का पहाड़ा बोलना है, 130 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। देखो 136 ज़्यादा हो जाता है, 7 बार बोले, 7 बार बोला तो 119, 119 घटाएंगे, घटाने पर बचेंगे आपके पास 11, ठीक है। उसके बाद फिर 0। अब की बार 110 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो 102 6 बार आ जाएगा, 6 बार में आ जाएगा 102। फिर आपके पास 8 बचेंगे। फिर 0, 17 पंजे 85 ज़्यादा हो जाता है, 4 बार बोलेंगे। 17 चौक 68, तो हाँ 12 बचेंगे। अब फिर 0, 120 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो 119 आ रहा है 7 बार में, है ना। ये 119 आ रहा है 7 बार में, घटाने पर कितना बचा? 1 बचा। फिर 0, अब शुरू वहाँ से हो गया, देखो 1 आ गया, भाग नहीं लगा उसका, क्या आएगा? 0। फिर वापस वही क्रम चलना शुरू हो जाएगा, मतलब यही संख्याएं बार बार रिपीट होंगी। अब प्रश्न हमारा ये पूछ रहा है कि 1/17 के दशमलव प्रसार में, ये दशमलव प्रसार ही हमने किया है भाग लगाने करके, 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो अंकों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 16 हो सकती है। इसका उत्तर लिखेंगे हम कि 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की अधिकतम संख्या 16 हो सकती है। क्लियर है? समझ में आ गया सबको? चलिए नेक्स्ट, अंकों की अधिकतम संख्या 16 हो सकती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो। चलो इस सवाल को समझने के लिए हम वहां चलते हैं जहां हमने ये पहला सवाल किया था 1.3 का। उसमें हमने
लिखा था कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो हमने दशमलव प्रसार बताया था, उसमें 36/100 का जब हल किया था तो 0.36 आया, पूर्णतः संतुष्ट हो गया था। इसको हमने लिखा था, क्या लिखा था, शांत दशमलव लिखा था, यही हुआ था। अच्छा, और किसी में ये भी हुआ था 1/11 है, तो ये जो है कहीं पे भी समाप्त नहीं हो रहा था, तो इसको हमने क्या लिखा था, अनवसानी, क्या लिखा था, आगे बोलो, पुनरावर्ती, शाबाश, पुनरावर्ती। अभी हमें प्रश्न में क्या पूछा गया है, जो हमारा अगला प्रश्न है, उस प्रश्न में, छठे प्रश्न में ये पूछा गया कि ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो। क्या पूछा गया है, अनवसानी अनावर्ती। अनावर्ती समझ रहे हो, यहां पुनरावर्ती और यहां अनावर्ती, दोनों शब्दों में अंतर ये है कि जैसे, इसका करके बता देता हूं आपको मैं एक बार फिर से, तो थोड़ा डाउट नहीं रहेगा मन में, क्लियर हो जाएगा सब। यदि हम 1 में 11 से भाग करते हैं, 0.0 भाग नहीं लगा उसकी, फिर 0, 99 घटाएंगे, फिर 1 बचेगा, फिर 0, 1 0 तो स्वतः लग जाएगा, 1 0 बच सकता है, तो फिर 99, इट मीन्स कि ये 09 जो है वो क्या हो रहा है, रिपीट होता जा रहा है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 0.090909 डॉट, ये यही चलता रहेगा। तो ये क्या हो रही है, 09 की क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। पुनरावृत्ति मतलब बार बार आ रहा है, क्या आ रहा है बार बार, हाँ, कुछ अंक या एक अंक या एक से अधिक अंक जो है वो ही रिपीट होते हैं बार बार, और रिपीट होना ही पुनरावृत्ति कहलाता है। पर यहाँ क्या शब्द आया है, अनावर्ती। अनावर्ती का मतलब ये होता है कि पुनरावृत्ति नहीं होगी और शांत भी नहीं होगा, न तो वो शांत होगा और न ही पुनरावृत्ति होगी, अनावर्ती होगी। अनावर्ती का उदाहरण दे देते हैं, यहाँ उदाहरण ही पूछे हैं। ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनावसानी अनावर्ती हो। तो ऐसी 3 संख्याएं मैं आपको बताता हूं, कुछ भी आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, जैसे 1.12 112 1112 1112, मतलब हर बार एक, ये आपका 1 बार आया, यहाँ 2 बार आया, 3 बार आया, 4 बार आया, अगली बार में 5 बार आएगा, फिर 6 बार आएगा, फिर 7 बार आएगा। तो इनको हम P/Q के रूप में भी नहीं लिख सकते हैं। ये संख्याएं क्या हो जाती है, अपरिमेय संख्या। क्या होती है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, चलिए, अपरिमेय भी होती है और अनावसानी अनावर्ती होती है, मतलब अनावसानी अनावर्ती हो रही है, आवृत्ति नहीं हो रही है, अनावर्ती हो रही है, अलग अलग आ रहा है, हर बार अलग आ रहा है, हर बार एक यूनिक नंबर आ जाता है। कुछ भी आप लिख सकते हैं, 2.21 221 2221, इस प्रकार से। तीसरा उदाहरण ले लीजिए, 3.05 005 0005, या फिगर कुछ भी हो सकता है अपने हिसाब से, बस एक इनका जो सीक्वेंस है, जो क्रम है वो आ रहा है, वो समझ लीजिएगा। ठीक है, और भी बहुत सारे उदाहरण आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। ये आपका है प्रश्न क्रमांक 6, 1.3, क्वेश्चन नंबर 6। क्लियर, 1 2 3 संख्याएं पूछी थी, ये हो गया आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट, हाँ लिख सकते हैं ना, क्यों नहीं लिख सकते। जैसे आप पाई का मान निकालेंगे, तो पाई में भी पाई का मान 22/7 लिखते हैं, पर एक्चुअल में 22/7 नहीं होता है, वो 22/7 के लगभग होता है, इसलिए उसको 22/7 लिख करके हल किया जाता है। किंतु एग्जैक्ट अगर पाई का मान निकालेंगे तो वो जो है अनावसानी अनावर्ती होगा, वो आएगा परिमेय संख्या होगा। ठीक है ना, पाई की जो परफेक्ट वैल्यू अगर निकालेंगे तो वो इसी प्रकार से आएगी, एक सीक्वेंस में बढ़ती जाएगी, वो
वो कहीं पे भी समाप्त होने वाली नहीं है। क्लियर? इसलिए पाई जो है वो एक अपरिमेय संख्या होती है, इसकी वैल्यू परफेक्ट वैल्यू 22/7 नहीं होती है। ठीक है, इस प्रकार बहुत सी है, कुछ भी लिख लो ना आप, 7.0234, 00234, 0000234, कुछ भी बना दो, समझ में आ रहा है? हर बार एक यूनिक नंबर आ जाए। चलिए, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। इसमें पूछा है परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं याद कीजिए। देखिए, पहले हमने परिमेय संख्याएं याद करी थी, दो संख्याओं के बीच में की थी ना, याद है? पिछली प्रश्नावली में हमने क्या किया था? दो परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या याद की थी। प्रश्नावली 1.1 देखिए, प्रश्न क्रमांक 2 और 3 में हमने 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात की थी। तीसरे में 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात की थी। ठीक है, अभी यहाँ पे परिमेय संख्याएं नहीं ज्ञात करनी है हमें, अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। और आपको अपरिमेय संख्या सारी संख्याएं हम बता चुके हैं, प्रश्नावली जब समझाई थी। क्या क्या बताया था? प्राकृत संख्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्णांक है ना, सम विषम भाज्य अभाज्य, परिमेय अपरिमेय, वास्तविक अवास्तविक, सब कुछ बता दिया है। तो अब हमें परिमेय, परिमेय क्या है? जिन्हें पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, और अपरिमेय जिन्हें पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, जैसे अनावसानी अनावर्ती में आने वाली सभी अपरिमेय संख्या है। अभी हमें क्या करना है? प्रश्न में लिखा है कि 5/7 और 9/11, प्रश्न क्रमांक है आपका 7। 5/7 और 9/11, इन दोनों के बीच में कितनी पूछ रहे हैं संख्याएं? 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं के बीच 3 अपरिमेय संख्या। कौन सी संख्या है? परिमेय नहीं, अपरिमेय। ठीक है, चलिए अपरिमेय संख्याएं देखिए। पहले हम क्या करेंगे? अपरिमेय संख्याओं के लिए तो सीक्वेंस में कैसे आती है वो तो अभी बताया, पर इनके बीच की चाहिए तो पहले हम इनको दशमलव रूप में बदल लेते हैं। तो पूरा लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं है, दशमलव के बाद 1 या 2 अंक भी प्राप्त हो जाएंगे तो हम अनुमान से आगे का पता लगा सकते हैं। 7/5 को करते हैं 0.7 50 माइनस किया, 1 बचा, फिर 0, 7 एकम 7, पर्याप्त है, सफिशिएंट है। उसके बाद आगे और भी कुछ आ रहा हो तो अपने को उससे कोई लेना देना नहीं है, जरूरत नहीं है उसकी। ठीक है, इतना ही पर्याप्त है, अब आगे करने की जरूरत नहीं। तो यहां हम लिख देते हैं 5/7 जो है, 5/7 जो है 0.71 लगभग है। ठीक है, लगभग मान लेते, आगे करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है वो बताता हूँ। आगे देखिए, अगला क्या है? 9/11। तो आप 9 में 11 से विभाजित करेंगे, 0.01188, 2 बचेंगे, फिर एक 0, 11 एकम 11, 11 दूना 22 जाता है, 11 एकम 11, 9 बचेगा, है ना, फिर 11,888, बस यहाँ तक ठीक है, इसकी भी जरूरत नहीं थी वैसे। 9/11 बराबर 0.818 लगभग। अभी हमें क्या करना है? 0.7 से 0.8, 0.71 से 0.81 के बीच में चलना है। भैया इन दोनों के बीच की चाहिए, तो ये 0.71 से ज्यादा है, 0.71 से ज्यादा, ये और भी अंक आएंगे आगे, मतलब 0.72 से तो कम है ना, 71 से ज्यादा है पर 72 से तो कम है, और ये 0.81 से ज्यादा है पर 0.81 से तो कम है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इनके बीच की संख्या लिखनी है तो हम लिखेंगे 0.7
2 से शुरू होने वाली कोई लिख सकते हैं, 0.73 से शुरू होने वाली लिख सकते हैं, 0.74 से शुरू होने वाली लिख सकते हैं, 0.75 से शुरू होने वाली लिख सकते हैं, 0.76 से शुरू होने वाली लिख सकते हैं, और 0.77, 78, 79, 81 से कम और 0.71 से ज्यादा, दोनों के बीच की हो जाएगी। अब इसमें एक सीक्वेंस बना लो, यही बना लो, 7 2 हो गया, 7 2 2 7 2 2 2 7 2 2 2 2, बोलो बन गई। ऐसे इसमें बना लेना, 7 3 7 3 3 7 3 3 7 4 10 3 डबल 3 7 3 3, फिर 7 4 10 3, एक सीक्वेंस बन गया। 7 4 हो गया, 7 4, आप जरूरी नहीं कि यही करें, 7 4 1 7 4 1 1 7 4 1 1 1, समझ में आ रहा है? कुछ भी एक सीक्वेंस बनाना है अनावसानी अनावर्ती का। ये हो गया, 3 ही पूछी थी, ये 3 लिख दी, और आप चाहे तो और आगे लिख सकते हैं। चलिए, ये हो गया आपका 7, क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय हैं। परिमेय और अपरिमेय, अब परिमेय और अपरिमेय आपको स्पष्ट हो चुका है। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं बताइए? जिन्हें p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है, शाबाश। जिन्हें p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है वो परिमेय संख्या होती है, और जिन्हें p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जिनकी अनावसानी अनावृत्ति होती है, वो अपरिमेय संख्याएं होती है, जो अभी हमने जस्ट देखी। तो यहां जो सवाल दिए हैं उनमें लिखा है, पहला है आपका √23, दूसरा है आपका √225, तीसरा है आपका 0.3796, नेक्स्ट फोर्थ है 7.478478, 47847 एंड डॉट 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 डॉट, मतलब 478478 क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट वन, लास्ट वन, पांचवा है आपका 1.101 001 001, ये चल रहा है ना, 4 टाइम 01, ये आपका चल रहा है। अभी यहाँ पे देखो, चलो उनको बाद में बात करते हैं, पहले यहाँ बात कर लेते हैं। ये रिपीट हो रहा है, तो हमने संख्याओं को p बटे q के रूप में लिखना सीखा था। जहाँ पे अगर एक ही जैसी संख्याएं रिपीट हो रही हो तो हम उसको p बटे q के रूप में बदल सकते हैं। तो 7.478 बार बार रिपीट हो रहा है, यदि हम इसमें 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको x के इक्वल ले लेते हैं। चलो x इक्वल हो गया, p बटे q के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, x के इक्वल हो गया। दोनों साइड में यदि हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 1000 x इक्वल्स टू 1000 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 अंक जो है दशमलव के बाहर आ जाएंगे, और ये चलता रहेगा। तो ये आ जाएगा, ये हो जाएगा 7478 पॉइंट, वापिस 478 तो बच ही रहे हैं पीछे, इनकी तो कोई कमी नहीं है पीछे, है? चलिए माइनस कर देते हैं, तो क्या आ गया 999x इक्वल्स टू, इसमें से ये 7 माइनस होगा 7471, इसको इधर डिवाइड कर दो, 7471 बाय 999, ये p बाई q के रूप में रिप्रेजेंट हो गया। अगर हो सकता है p बटे q के रूप में रिप्रेजेंट लिख सकते हैं, तो फिर क्या हो गया ये क्या है,
परिमेय संख्या है। जिसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं वह एक परिमेय संख्या है। समझ में आ गया? चलो इसको देखो, क्या इसको p बटे q के रूप में लिख सकते हैं? इसमें तो क्या हो रहा है, इसमें ये अनावसानी पुनरावृत्ति है, पुनरावृत्ति हो रही है, तो p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, p बटे q के रूप में, मतलब यह एक परिमेय संख्या है। अब देखो इसमें देखते हैं, अनावसानी अनावर्ती है, देखिए एक जीरो, फिर डबल जीरो, फिर ट्रिपल जीरो, 4 टाइम जीरो, हर बार एक जीरो बढ़ता जा रहा है, यूनिक नंबर प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये अनावसानी अनावर्ती है, और अनावसानी अनावर्ती है तो इसको p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, और p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि यह एक क्या हुई, अपरिमेय संख्या। क्या है? अपरिमेय संख्या। ठीक, इसका क्लियर हो गया, इसका क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए यह भी एक शांत दशमलव है, 0.3796 के बाद में समाप्त हो गया, पूरा हो गया। ये शांत दशमलव है, अतः इसको भी हम p बटे q के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? बहुत सिंपल, 3796 बटे में कुछ नहीं है तो हम एक तो लिख ही सकते हैं। ये जैसे ही ये दशमलव हटाएंगे तो नीचे एक दो तीन चार जीरो लग जाएंगे। ठीक, और ये हो जाएगा आपका, ये और कट भी जाएगा किसी पहाड़े से, और एक जो है इसका न्यूनतम रूप में लिख सकते हैं। कुल मिला के एक बात स्पष्ट हो गई कि इसको हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, और p बटे q के रूप में अगर लिख सकते हैं तो ये क्या हो गया, एक परिमेय संख्या। आगे बात समझ में? परिमेय संख्या है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसका देखिए, अगर हम 225 का वर्गमूल करते हैं तो हमें 15 प्राप्त होता है। 15 में 15 का गुणा करने से ही 225 आता है, 15 प्राप्त होता है। 15 क्या है? एक पूर्णांक है, और जितने भी पूर्णांक होते हैं वो क्या होते हैं? परिमेय संख्या होते हैं। तो यह भी एक परिमेय संख्या है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगर हम 23 का वर्गमूल करने जाएंगे तो यह अनावसानी अनावृत्ति प्राप्त होगा। ठीक है, इसलिए यह क्या हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या। ठीक, चलिए ये आपकी प्रश्नावली यहाँ पूर्ण हुई।